मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। उसके सारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एवरीथिंग, हर चीज समझ ली थी। और इस वीडियो में हम बेसिकली चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स समझने जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि विदाउट फर्दर ड्यू हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बस आप एक काम करें कि अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जो बात की जाती है वो जो मेन लेवल है वो है फिजिक्स की एक ब्रांच जिसका नाम था मैकेनिक्स। और आपको याद होगा चैप्टर 1 से कि मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को। इस वजह से इसकी दो टाइप बनती है, एक बनती है काइनेमेटिक्स और एक बनती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिर फॉर हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। जैसे मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच थी, वैसे ही काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने वाली फोर्स उसको स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये एक पेन है, ये अभी बिल्कुल भी मोशनलेस है, अभी रेस्ट पे है। ये मैंने इसको नीचे फेंक दिया। अब मैंने ये जो फेंका है, ये फेंकना जो है ये इसकी कॉज है। मोशन की कॉज क्या थी? ये फेंकना था। ठीक है, ये फोर्स लगी और ग्रेविटी ने खींचा, ये कॉजेस थी। हम इधर कॉजेस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसकी गिरने को, ये जो यहाँ से नीचे गिरा है सिर्फ उसको पढ़ेंगे। लेकिन जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस वो आएंगी चैप्टर नंबर 3 में। ग्रेविटी की वजह से आया, मैंने फोर्स लगाई उस वजह से नीचे आया। हमने सिर्फ मोशन को पढ़ना है, जो कि मिड लेवल के ऊपर जो काम हुआ था। कॉजेस के बगैर हमने मोशन को पढ़ना है, तो वो काइनेमेटिक्स कहलाएगा। काइनेमेटिक्स के अंदर दो जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है रेस्ट का कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट है मोशन का कॉन्सेप्ट। पहले पढ़ लेते हैं रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बोलो भाई, क्या नहीं हो रही? पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन एक इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है जी। अब बुक जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, टेबल जो है उसकी सराउंडिंग है। अब टेबल क्योंकि खुद रेस्ट में है, तो विद रिस्पेक्ट टू टेबल, वो जो विद रिस्पेक्ट टू टेबल जो बुक होगी वो रेस्ट में होगी। लेकिन अगर टेबल हिलना शुरू कर दे, आगे पीछे होना शुरू कर दे, तो वो बुक भी मोशन में आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टेबल। तो ये कॉन्सेप्ट है रेस्ट का, और मोशन का भी यही कॉन्सेप्ट है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई चीज, किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अच्छा, मोशन की 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप के मोशन होते हैं। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करें अगर हम, आपने एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। आपने एक गाड़ी को रोड पे चलते हुए देखा होगा। ठीक है, वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये बात समझ आई कि स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। अब मैं अगर देखूं उसके टायर्स, व्हील्स और उसका इंजन, क्या वो दोनों मोशन में है? हाँ, दोनों मोशन में है। दोनों ट्रांसलेटरी मोशन में, दोनों ट्रांसलेटरी मोशन में, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो इसे कहा जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 फर्दर टाइप्स होती हैं। एक है लिनियर मोशन, मतलब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जाना। सर्कुलर मोशन मतलब गोल घूमना, जैसे कोई भी सैटेलाइट मून के गिर्द या हमारे अर्थ के गिर्द घूम रही है, वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, कोई भी गाड़ी सीधी चल रही है रोड पे, वो लीनियर मोशन है। और एक है रैंडम मोशन। आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट, कि गैस के पार्टिकल जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो वो रैंडम मोशन जो है ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसके बाद जो हमारा एक कैटेगरी है मोशन में जो आती है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन ऑब्जेक्ट की वो मोशन होती है कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट है अपने ही एक्सिस में घूम रहा हो, अपने ही एक्सिस में घूम।
जैसे आप एग्जांपल ले लें, सन है, सन जो है खुद तो किसी का चक्कर नहीं लगा रहा, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, लेकिन अपने एक्सिस पे तो वो घूम रहा है। तो वो जो अपने एक्सिस पे बार बार गोल गोल घूम रहा है वो है रोटेटरी मोशन। वो है क्या? रोटेटरी मोशन। फिर आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, जैसे पेंडुलम होता है वो एक वाइब्रेटरी मोशन में होता है, वाइब्रेटरी मोशन फॉलो कर रहा होता है, तो ये होता है वाइब्रेटरी मोशन में। ठीक है जी। अच्छा, रोटेटरी मोशन, अब जैसे कि हमने बात की अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा सन और ये है अर्थ। अब ये जो अर्थ है ये चक्कर लगाएगा सूरज के, ये हो गया इसका, ये वाला मोशन हो गया इसका सर्कुलर मोशन, ये इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये खुद भी तो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये खुद भी तो अपने एक्सिस पे बार बार गोल गोल घूम रहा है, तो ये आपस अपने ही एक्सिस पे घूमना, खुद अपने एक्सिस पे बार बार घूमना रोटेटरी मोशन कहलाएगा। इसका मतलब है हमारी अर्थ एक ही वक्त में रोटेटरी मोशन भी कर रही है और सर्कुलर मोशन भी कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ आती है बात? अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, समझिए। अच्छा, अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये चीजों की जरूरत नहीं है तो स्पेस मिल जाएगी हमें। एक अज्यूम करें पॉइंट ए है और ये है एक पॉइंट बी और यहाँ पे आता है एक पॉइंट सी। ठीक है, अब हमें ए टू बी जाना है, ए टू बी जाना है। ये हमारा डिजायर्ड आउटकम है कि ए से हम बी तक पहुंचे। दो तरीके हैं, पहले मैं ए से सी जाऊं फिर सी से बी जाऊं। फॉर एग्जांपल ये 5 किलोमीटर था और ये 15 किलोमीटर था, और एक आसान रास्ता ये है कि मैं डायरेक्ट ए से बी चला जाऊं। ये डॉटेड लाइंस हैं कि डायरेक्ट मैं ए से बी चला जाऊं, ये भी एक रास्ता था। ये फॉर एग्जांपल समझ लें ये 8 किलोमीटर था। ठीक है, अब इसमें मैंने जो लेंथ कवर करी, लेंथ ए से बी तक पहुंचने में जितनी भी लेंथ कवर करी इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डायरेक्शन, तो वो कहलाएगी डिस्टेंस। वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ए से लेके बी तक जो मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो ए से बी तक मैंने जो डिस्टेंस कवर किया वो होगा 5 + 15 20 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात करें, डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया, हम एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, मिनिमम पाथ को ध्यान में रखिए कि सबसे छोटा पाथ कौन सा रहेगा, तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो हुई, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी वो हुई 8 किलोमीटर। अब डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि स्केलर क्या लिख दिया सर ने, अभी इसी चैप्टर में आपको समझ आ जाएगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, स्केलर वो होता है जिसका पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता है लेकिन उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे इस डिस्टेंस के अंदर मैं चाहता तो ए से बी अपना डिस्टेंस बना सकता था, मुझे डायरेक्शन की कोई कैद नहीं थी, लेकिन मैंने चूज किया पहले यहाँ जाऊं फिर यहाँ जाऊं, तो ये डिस्टेंस हो गया। इसमें आपको पाथ जानने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन वेक्टर जो है उसमें डायरेक्शन की बहुत अहमियत है, डायरेक्शन से चीजें बदल जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं ए से बी गया 8 किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि मैंने 8 किलोमीटर का रास्ता तय किया, डिस्प्लेसमेंट करी, लेकिन मैं वापसी भी आ गया, वापसी बी से ए वापस आ गया, वापसी आ गया, वापसी वहीं पे ए से बी गया तो बी से ए वापस आ गया। अब जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है हम क्या कहने जा रहे हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो गई है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो अभी भी 8 और 8 16 किलोमीटर होगा, 8 जाने का 8 आने का, डिस्टेंस अभी 16 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन की अगर हम पोजीशंस देखें, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है,
तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमें जीरो जीरो डिस्प्लेसमेंट दे दी। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अच्छा, डिस्टेंस की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, हमेशा पॉजिटिव होगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अभी हमने देखा जीरो भी हो सकता है। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके नोट्स में। अगर आप लिख रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सब कुछ जो है नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, सही। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हमने स्टार्ट किया चैप्टर 2, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा हमने। हमने जो है देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, और इसके अलावा हमने मोशन के डिफरेंट टाइप पढ़े, किस टाइप में मोशन होता है, रेस्ट क्या होता है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से चैप्टर 2 इतना काफ़ी है। कल से हम इंशाल्लाह ताला इसको और आगे बढ़ाएंगे चैप्टर 2 को, और कल से मज़ेदार से टॉपिक्स आने वाले हैं। वेलोसिटी को पढ़ना है, एक्सेलरेशन को पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ना है। ठीक है, बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है ये। तो अच्छा, मोशन की इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर के अंदर। आज का जो एजेंडा है हमारा वो है, हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट होता है स्पीड का, एक कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी का, और एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सीलरेशन का। इसको हम डीप डाउन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक काइंड ऑफ माइंड मैप हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो ये है कि अगर पोजीशन के अंदर चेंज आया है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज आया है, तो वो दो तरीकों का चेंज हो सकता है। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। पहले तरीका में ये है कि कहीं से भी डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, जितना भी उसने फासला तय किया वो डिस्टेंस था। जैसे कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फिर पॉइंट सी गया, फिर पॉइंट डी गया, ये इसने डिस्टेंस कवर किया इतना। ये सबको मैं अगर उठा लूं तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। इसमें हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो अगर मुझे डी पे जाना है तो यहाँ से मैं ए से लेकर डी तक जो अपना पाथ कवर करूंगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसमें डायरेक्शन जरूरी है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस की हमने बात करी, तो अगर डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए एक चीज निकल के आती है जिसे हम कहते हैं स्पीड, कि एक चीज कितना तेज सफर कर सकती है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया, इन दोनों का जो डिवाइड होकर आंसर आएगा वो हमारी स्पीड होगी। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है तो उससे बनने वाला स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो चीज थी हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट, जो ए से लेके डी तक हमने कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट में हमें जरूरी है डायरेक्शन को, डायरेक्शन का पता होना, डायरेक्शन जरूरी है उसको डिफाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को। तो डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, यूनिट भी जरूरी है, और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ देखा था टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो इससे आ गई थी हमारी स्पीड। यहाँ क्या हो रहा है, हम चेंज ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने का जो भी चेंज आया है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए जो भी चेंज आया है उसको अगर हम पर यूनिट टाइम से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनता है या जो चीज निकल के आती है वो वेलोसिटी होती है। तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है। स्पीड, स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बट एक एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या होती है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी से आगे चले तो वेलोसिटी से अगली क्या चीज बनती है, वो कहलाती है एक्सीलरेशन। अगर मैं चेंज इन एक्सीलरेशन पकड़ूं और उसको डिवाइड बाय टाइम्स कर दूं तो जो चीज मेरे पास आएगी वो कहलाएगी एक्सीलरेशन, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी भी डायरेक्शन का पता होना हमारे लिए जरूरी है। तो ये थी हमारा एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, ड्रिल डाउन करते हैं और बाकायदा इन चीजों को समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। आई होप कि आप लोगों ने ये जो है ये
अपने पास कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पीछे जाके थोड़ा सा इसको कॉपी जरूर करना है। अच्छा, तो कल आपको याद होगा हमने कौन से पढ़ा था, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस से जो, अगर हम डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम की बेसिस पे देखें, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्पीड का। अच्छा, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड की सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि उसकी इक्वेशन से हमें मिलती है कि s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसलिए ऐसा फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल्स टू s अपॉन t। s क्या है, डिस्टेंस है, t है टाइम। ठीक है जी। स्पीड जो है कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये खुद यूज किसको कर रहा है, ये जो s है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जो कि स्केलर क्वांटिटी, खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए आप जितनी भी डिस्टेंस कवर कर ले उसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी। ये सिंपल सा s अपॉन t है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस है ऊपर तो मीटर, टाइम है सेकंड तो मीटर पर सेकंड जो है इसका ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है। अच्छा, एक अगला कॉन्सेप्ट जो इसी में आता है, अगला कॉन्सेप्ट ये है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या है, कुछ नहीं है, सेम एज स्पीड। सेम एज स्पीड सब कुछ वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जस्ट क्या करेंगे, हर चीज से पहले टोटल लिख देंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम। टोटल जरूरी है यहाँ पर, टोटल यानी डिस्टेंस आपने फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट किया, ये आपने एक डिस्टेंस कवर किया ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर आपने डिस्टेंस कवर किया सी तक। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की स्पीड निकालूं, ए से लेके बी तक की, तो वो कहलाएगी स्पीड। लेकिन अगर मैं ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, इन सबका टोटल टाइम निकालूं, इन सबका टोटल डिस्टेंस निकालूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा एवरेज स्पीड का। अच्छा, अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड। नाम से जाहिर है यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल, एक ही जैसा जो है बार बार आ रहा है, एक ही जैसा सेट जो है बार बार आ रहा है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम के अंदर। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्टेंस 10 मीटर का कवर किया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। फिर अगला जो 1 सेकंड ऐड करेंगे तो फिर से हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐड कर देंगे, फिर अगला सेकंड ऐड करेंगे तो फिर और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमेशा जब भी ऐसे देखें कि 10 मीटर 1 सेकंड में हुए, उसको डबल किया, डिस्टेंस डबल किया, 20 मीटर किया, तो डबल टाइम भी हमारा डबल हो गया। तो प्रोपोर्शनेटली ऊपर और नीचे की चीजें चल रही हैं। अब ये इसको 3 टाइम्स किया 30 हुआ, तो सेकंड्स भी 3 टाइम्स हो गया 3 हो गया, तो जिसकी वजह से ये 10 मीटर पर सेकंड बार बार सेम स्पीड आ रही है। तो ये वाली स्पीड को कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी, जो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्पीड का पढ़ लिया हमने, अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी। हमने स्पीड में देखा था कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें हमने रखा था डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम वहां पे एक वेक्टर को रखें, पर्टिकुलरली जिसकी बात कर रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम पर यूनिट टाइम देखेंगे तो वो कहलाएगी वेलोसिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट में कोई अंदर जो चेंज आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, अगर उस चेंज को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। फॉर्मूला सिंपल सा है कि v, और ये डैश जो डले हुए हैं अभी आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स नहीं पढ़े। वेक्टर्स में होता है कि किसी भी वेक्टर को शो करवाने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। तो हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, डेल्टा डी। डेल्टा क्या है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आप d2 माइनस d1 भी कह सकते हैं। ये ऐसे भी खुल सकता है d2 माइनस d1 फाइनल पोजीशन लेस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, टाइम से डिवाइड कर दिया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी यूज हो रही थी, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक चीज है जो कि एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था कि टोटल अगर हम शामिल कर दें, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो हमें मिलता है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का भी यही केस है कि रेट ऑफ चेंज अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट का निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, टोटल देख के, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी।
अच्छा जी, जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी कि जो आपका इक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम में सेम रह रहा है, तो दोनों का जो डिवीजन करके जो आंसर आ रहा है वो स्पीड बार बार यूनिफॉर्म आ रही है। इसमें क्या है कि हम कवर कर रहे हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वेक्टर होती है वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज होगी, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो समझ लो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अगर आपको ऑन फेस तो अगर 20 मीटर पर सेकंड ही दिख रहा है तो आप तो कहोगे कि वो चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी डायरेक्शन देखना जरूरी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि ड्यू टू नॉर्थ है या ड्यू टू ईस्ट है, ये आपको देखना जरूरी है। ये अगर ईस्ट है और एक नॉर्थ है तो दोनों को अलग वैल्यूज कंसिडर किया जाएगा, सेम नहीं कंसिडर किया जाएगा। हमें चाहिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम आ रहे हैं अपनी एक एग्जाम्पल की तरफ जिसका नंबर है वर्क एग्जाम्पल 2। वर्क एग्जाम्पल 2, पेज नंबर है ये 40, पेज 40 पे, 40 के ऊपर आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगी। कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। कह रहे स्पीड इतनी है तो v इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, समझ आता है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, डिस्टेंस मालूम करना है, एस मालूम करना है, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 आवर्स, 2 आवर्स का दिया। तो इसमें सबसे पहले तो हमें यूनिट्स की कन्वर्जन करनी जरूरी है, ऐसा यूनिट्स में लेकर आना है। तो किलोमीटर ऊपर है, अब किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 108 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। आर से मिनट, आर से सेकंड में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आर जो है खुद डिनोमिनेटर में, जब वो ऊपर जाएगा, जब वो ऊपर जाएगा क्योंकि खुद नीचे नीचे है वो, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होके हमें 3600 की फिगर देगा। सर आपको 3600 कैसे पता चला? भाई एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मिलेगा 3600 सेकंड एक घंटे के अंदर। ये ऐसे निकाला, ठीक है। तो 1000 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आर का जो फैक्टर है, आर जो है, आवर्स जो है हमारे 3600 सेकंड, वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नीचे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि आर नीचे था। इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा भाई 30 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, 30 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई हमारे पास। टाइम हमें पता है सेकंड में होना चाहिए, तो 2 को वही 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7200 सेकंड। अब सॉल्यूशन देखें, ये था डेटा, सॉल्यूशन देखें तो हमें पता है कि स्पीड जो है बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम के। तो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे कितना है वो तो मालूम करना है, वो मालूम करना है, तो s इज इक्वल्स टू vt हो जाएगा फॉर्मूला। वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ 7200, तो हमारा डिस्टेंस जो कवर्ड आया वो आया 216000, 216000 मीटर्स। यूनिट लगाना ना भूलें, न्यूमेरिकल्स में यूनिट लगाना ना भूलें, इसका नंबर होता है। ठीक है जी, ये थी हमारी वर्क एग्जांपल नंबर 2। आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एक्सेलरेशन। जैसा हमने वेलोसिटी पढ़ा था, वो ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, वो थी हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को अगर हम कंसीडर करें कि किस रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration, is called acceleration। इसका फॉर्मूला सिंपल है, a जो है आपको डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन को, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एरोस
दिखा रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन वी, तो फाइनल वेलोसिटी लेस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम आ रही हो इनिशियल वेलोसिटी से। क्या ऐसा हो सकता है ना कि गाड़ी चल रही थी फुल स्पीड में 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, पर उसने ब्रेक लगाया तो कमी आ गई, तो आपका फाइनल वेलोसिटी कम होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। कैन बी पॉसिबल कि नेगेटिव आंसर आ जाए। जब नेगेटिव आंसर आएगा इसका मतलब ये है कि इस वक्त एक्सेलरेशन नहीं हो रही बल्कि डिसेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है? डिसेलरेशन हो रही है। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है या डिसेलरेशन हो रही है, इसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। अच्छा, अब कोई पूछे एक्सेलरेशन होती क्यों है, वजह क्या है, आपने फॉर्मूले को देखना है। एक्सेलरेशन चेंज होगी जैसे ही आपकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी। अब वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है, उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी, बेसिकली इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, कि मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, मैग्नीट्यूड में चेंज आया है। और दूसरा है कि डायरेक्शन में चेंज आया है, तो वो सेम वही वाली बातें हो गई। और तीसरा ये है कि दोनों में ही चेंज है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है साइमल्टेनियसली, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, तब भी एक्सेलरेशन ही का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ऐसा यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, ऐसा ही यूनिट कौन बताएगा? कमेंट्स में बताएं क्या होगा। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने बात बताई थी आपको कि एक्सेलरेशन हो रही है, एक थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए जरा, यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, जब एक्सेलरेशन हो रही होती है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, तो वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन, वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, पैरेलल होती है। लेकिन जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाए, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाए या डिसेलरेशन आ जाए, डिसेलरेशन आ जाए, तो वेलोसिटी की फॉर एग्जांपल ये है और एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट आ जाता है, तो इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है जी। चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही जैसा हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी, उसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का चेंज आता है जब भी एक्सेलरेशन को हम देखते हैं, तो अगर वो वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट हो जाए, बार बार सेम चेंज आ रहा हो, तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक सेकंड के अंदर इक्वल जो है चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चले अब चलते हैं हम अपने वर्कबुक की क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। दो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड, वो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। आप पहले खुद ट्राई करें सॉल्व करने की, फिर हम करते हैं। अच्छा जी, ये है वर्क, वर्क एग्जाम्पल 3। सही है, हम कर रहे हैं इस वक्त वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। सही। अच्छा, डेटा बना लेते हैं सबसे पहले, डेटा बनेगा सबसे पहले। अच्छा, मैं इसको वो बोलूँ,
जस्ट एक मिनट खोल लो इसका क्वेश्चन खोल लो। एग्जाम्पल 3 कह रहा है बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से याद रखिएगा बच्चों, कोई भी चीज जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी आई हमेशा जीरो होती है, हमेशा जीरो होती है अगर कोई चीज रेस्ट में है। अगर कोई चीज पहले से रेस्ट में है और फिर चलना शुरू हुई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक चीज चल रही थी, आगे एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रुक गई, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये दो डिफरेंस होते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अंदर, जबकि कब जीरो होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो गई है। कह रहा है स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है हमारे लिए कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कहता है वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकंड हो गई। कह रहा है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। सही है भाई, समझ आती है, 15 मीटर पर सेकंड। मालूम टी दिया हुआ है 5 सेकंड, मालूम करने को कह रहा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो वो था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई और ये हो जाएगा डिवाइड बाय टी। वी एफ क्या था, वी एफ था 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 5, तो ये निकलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई आपकी एक्सीलरेशन, ये आ गई आपकी क्या, एक्सीलरेशन। ठीक है जी, ये इजी सा सवाल था, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ था नहीं इसमें। अब आ जाते हैं हम वर्क एग्जांपल 4 पे। वर्क एग्जांपल 4 पे आ जाते हैं हम। वर्क एग्जांपल 4 में कह रहा है एक मोटरसाइकिल वाला है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, उसने ब्रेक लगाया स्लो डाउन करने के लिए, तो उसकी स्पीड 10 मीटर से 3 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, फाइनली वो पहुंच गया 3 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है जी, ये तो उसने दे दिया हमें डेटा। कह रहा 5 सेकंड ही है आपके पास, 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है, कह रहा है मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दे दो। सिंपली वही करेंगे जो यहाँ किया था, एक्सेलरेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई के, और इसको टाइम से डिवाइड कर दो। वी एफ क्या है हमारे पास 3 है, माइनस वो 10 है और डिवाइड बाय 5, तो ये -7/5, -7/5 होता है -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। अब आपको ऐसे शो करना है माइनस में, और माइनस में शो करना है तो आपको एक जुमला लिखना पड़ेगा आंसर के अंदर कि नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज डेसिलरेशन। ये नोट आपको लिखना पड़ेगा, या इसका एक और तरीका है कि आप इसको पॉजिटिव में लिख लें। वो क्या करेंगे आप डायरेक्ट इधर लिखेंगे डेसिलरेशन, डेसिलरेशन और आगे लिख देंगे 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है। मैं जो चीज़ प्रेफर करता हूँ वो ये है, लेकिन दोनों चीज़ें वैसे आपस में है सही, कोई मसला वाली बात है नहीं। अच्छा, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। आज हमने पढ़ा स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। आई होप कि मैं सही अंडरस्टैंडिंग आपको दे पाया हूँ, और कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे उसको फर्दर प्रैक्टिस के लिए। कल इंशाल्लाह हम अपना नया टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और उसके बाद जो मेन टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स की 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जैसे मोशन क्या होता है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इस तरह की चीज़ें पढ़ी। लेकिन आपको याद होगा इन जब हम ये सब कुछ पढ़ रहे थे तो एक दो वर्ड ऐसे थे जो बार बार यूज हो रहे थे, लेकिन हमें उसका मतलब पता नहीं था। तो आज वो वर्ड के अंदर हम डीप डाउन ड्रिल करेंगे और देखेंगे ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इन कॉन्सेप्ट्स का जो नाम है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको याद होगा ये बहुत मर्तबा हमारे पास आया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है, जबकि डिस्टेंस जो है एक स्केलर है।
ये होता क्या है। सबसे पहले स्केलर की बात करते हैं। स्केलर की बात करने से पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने बात की थी, कुछ चीजें होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी फिजिकल एट्रीब्यूट, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको मेजर किया जा सके, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी फर्दर दो चीजों में डिवाइड होती है, जिसका नाम है स्केलर्स और दूसरा नाम है वेक्टर। स्केलर समझ लेते हैं क्या होता है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ दो चीजें दरकार हो। कौन कौन सी चीजें? मैग्नीट्यूड और यूनिट। कि कितना, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, डिस्टेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, इसमें जो 5 है वो एक मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर जो है एक आपका यूनिट है। तो इन दो चीजों से ही डिफाइन हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी, तो ये कहलाएगी कि स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे मास है 5 kg, इसमें 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है, केजी जो है यूनिट है। इसी तरह टाइम है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि 2 जो दिखा रहा है वो मैग्नीट्यूड है, सेकंड जो दिखा रहा है वो यूनिट है। इसके बरक्स जो दूसरी टाइप है उसका नाम है वेक्टर्स। उसका नाम क्या है? वेक्टर्स। सेम डेफिनेशन, एक चीज का इजाफा, सेम एज स्केलर्स, जस्ट इसमें हमें एक चीज और चाहिए होती है, वो है डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन भी पता चल जाए, हमें मैग्नीट्यूड पता है, यूनिट पता है, और इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी अगर हमें पता चल जाए या रिक्वायर्ड हो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर्स कहा जाता है। इसमें तीनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, और एक चीज एक्स्ट्रा डायरेक्शन भी होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। इसी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें 2 जो है वो मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है। सर इसमें डायरेक्शन का है, डायरेक्शन है आगे, उसके आगे लिखिए ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, की एक्सीलरेशन से गाड़ी गई ईस्ट की तरफ, तो वो डायरेक्शन को दिखाना एक्स वाई जेड प्लेन के ऊपर अगर जरूरी हो जाए, अगर उसके बगैर काम ना चल रहा हो, तो वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर्स की क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल है एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स। और अगर आप देखें तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे स्केलर है उसको तो मास को सिंपल m लिख देते हैं, टाइम को सिंपल t कह देते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम वेक्टर को शो करने के लिए उसके सिंबल के ऊपर एक एरो डाल देते हैं, जैसे एक्सीलरेशन का ए, और उसके ऊपर एक एरो डाल दिए, इससे मुझे पता चल गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो ये था हमारा स्केलर और वेक्टर का टॉपिक। अब तो हमने जो है स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ लिए, तो वी शैल मूव फॉरवर्ड। अब जो नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफ्स, मोशन की ग्राफ्स। दो तरह के हैं, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है स्पीड टाइम ग्राफ। पता चल जाएगा अभी हम जैसे कि इसको देखते हैं। पहले हम ले रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाम से जाहिर है कि एक एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होगा, दूसरे एक्सिस पे हमारा टाइम होगा। हम अलग अलग सिनेरियोज को देखेंगे और देखेंगे कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ठीक है जी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमारे पास ये एक ग्राफ आ रहा है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर बनाया गया है। डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस पे है, टाइम x एक्सिस पे है। ठीक है जी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में पूरा हुआ, फिर 10 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में पूरा हुआ। इसका मतलब ये है 15 मीटर का डिस्टेंस 3 सेकंड में पूरा हुआ। इसका मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, बार बार 5 किलोमीटर का इजाफा हो रहा है, 5 मीटर का इजाफा हो रहा है हमारे डिस्टेंस में, और उसी तरीके से उसी के प्रोपोर्शनेटली हमारा टाइम भी 1 सेकंड से बढ़ रहा है। इसका मतलब जो फॉर्मूला है हमारा एस v इज इक्वल टू एस अपॉन टी का फॉर्मूला, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आपकी स्पीड जो है हमेशा यूनिफॉर्म आएगी। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, वो है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसका अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं, एक तो ये तरीका है कि मैं वेलोसिटी टाइम स्पीड जो है ऐसे निकाल लूँ इस फॉर्मूले के जरिए, बार बार इस तरीके से निकालूं। एक तरीका ये है कि मैं ग्रेडियंट निकाल लूँ। ग्रेडियंट इसी का दूसरा नाम है। ऊपर आप क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिवाइड करवा देंगे उसको टोटल टाइम टेकन से, तो 5 आएगा। 5 आपकी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। दूसरा जो ग्राफ है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है, कि पहले सेकंड में फॉर एग्जांपल 5 मीटर की हमने डिस्टेंस तय किया,
दूसरे सेकंड में 10 मीटर की जगह हमने 12 का किया, तीसरे सेकंड में हमें 15 का करना चाहिए था, हमने 24 का किया। तो ये डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इससे हमारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रह रही, इसका मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है। तो पहले सेकंड में इन्होंने 2 मीटर का जो है डिस्टेंस कवर किया, तो इनकी जो स्पीड आई होगी 2 मीटर पर सेकंड आई होगी। लेकिन अगला ही जैसे ही इन्होंने 5 मीटर का सफर तय किया तो वो 2 सेकंड में हुआ, तो इनकी स्पीड चेंज हो गई, अब 2.5 पर सेकंड हो गई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है जो कि कर्व्ड होती है और एंड में जो है पैरेलल हो जाती है वाई एक्सिस के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अगला जो ग्राफ है वो है एक आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है, अब वो रेस्ट में है तो डिस्टेंस तो वो कवर करेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल उसने उस मोमेंट से पहले 10 मीटर का डिस्टेंस उसने पहले से कवर कर लिया था। अब जब से हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है वो 10 मीटर से आगे ऊपर की तरफ बढ़ा ही नहीं है, ना नीचे की तरफ आया ना ऊपर की तरफ आया है, 10 पे ही खड़ा रहा है। लेकिन टाइम तो क्या है, टाइम तो चलता रहता है। तो टाइम चलता रहा, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, 3 सेकंड हुए, वो इस तरीके से टाइम चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 10/1, फिर 10/2, फिर 10/3, इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो कम होती रहेगी। ठीक है जी। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अगला हम जो देख रहे हैं वो है स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा जी, जो अपना अगला टॉपिक है वो हमने अभी जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था, इसी तरीके से हम एक और ग्राफ करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। बेसिकली हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस की जगह स्पीड को ले आएंगे। जैसे पहले कॉन्सेप्ट में ये हुआ था कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्रेडियंट आ रहा था उससे हमें स्पीड मिल रही थी। इसमें क्या होगा, अब स्पीड और टाइम का जो ग्रेडियंट आएगा उससे हमें डिस्टेंस मिल रहा होगा, एक अननोन चीज मिल रही होगी। अब देख लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। उसमें सबसे पहले पहला ग्राफ जो आ रहा है वो ग्राफ ये शो कर रहा है कि इसकी स्पीड जीरो है, इसकी स्पीड जीरो है, लेकिन टाइम जो है इंटरवल चले जा रहा है। जब स्पीड जीरो है तो इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, जब भी वो वाई एक्सिस पे ही आ रहा है। ये तो पहला आपका ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ की बात करें तो दूसरे ग्राफ में वो क्या रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है जी। और उसको 5 सेकंड लगे, 0 से 5 सेकंड लगे उस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड को हासिल करने में। तो अगर मैं क्या करूं, मैं फॉर्मूला यूज करूं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम्स, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5, या एरिया निकाल लूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर वो निकाल लूं मैं इस रेक्टेंगल का तो हमें मिल जाएगा क्या, डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि आएगा 100 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो है आपकी क्या कहते हैं जो ब्रेड्थ है आपकी वो सेकंड्स में है। अच्छा, इसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि कैसे पता चलेगा। देखें जी, आपको निकालनी क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस। v इंटू टी सही है क्या नहीं, आपको पता है इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर्स। इन दोनों के आपको याद होने चाहिए, इसका मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का सेकंड होता है। सेकंड से सेकंड कट गया, ये दोनों मीटर्स ही हो गए। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या था। ठीक है, एक तरीके मैंने ऐसे याद रखने की कभी कोशिश की थी एक जमाने में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। है, तो हमें पता चल गया कि एरिया से भी हम निकाल सकते हैं और ग्रेडियंट से भी हम अपने फॉर्मूले को यूज करके उसका एरिया जो है बेसिकली डिस्टेंस के बराबर होगा। तीसरा जो ग्राफ है वो, उस ग्राफ में हो क्या रहा है, उस ग्राफ में ये हो रहा है कि आपकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअली आपकी स्पीड बढ़ रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। तो जो मेरा ग्रेडियंट आएगा, जो एरिया आएगा इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल बन गया है मेरे लिए 5 सेकंड के ऊपर समझ लें, ये जो ट्राइंगल बन गया इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो जो है हमारे काम आएगा। तो एरिया जो होता है ट्राइंगल का कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने हाफ को 15 इंटू 5 किया तो 125 मीटर्स का डिस्टेंस जो है इस बॉडी ने कवर किया है। इधर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, इधर हमने रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे हमने ट्राइंगल के एरिया के का फॉर्मूला लगाया। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आज हमने जो मेन टॉपिक्स कवर किए उसमें था स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
फिर ये जो है ग्राफ्स, दो किस्म के ग्राफ्स हमने पढ़े, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट लीव अ कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आपको जैसे पता है लास्ट लेक्चर में हमने जो है मोशन ग्राफ्स देखे थे। आज हम इसी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो अगले टॉपिक हमारे पास है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने 3 इक्वेशंस बनाई थी, 3 इक्वेशंस ड्राइव की थी मोशन से रिलेटेड। आइए चलते हैं, देखते हैं उन इक्वेशंस को वन बाय वन। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इस पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम सबसे पहले चीजें कुछ कंसीडर करेंगे। कंसीडर करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू। इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, और इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में इतना डिस्टेंस लगा और इतना टाइम लगा। इसको अगर मैं वर्डिंग्स में लिख दूं तो कुछ इस तरह से होगा कि कंसिडर, हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि हम एक आइडियल केस के लिए इस इक्वेशन को बना रहे हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इक्वेशंस हम ऐसे ड्राइव करते हैं कि हम फ्रिक्शन की जो जो भी प्रॉपर्टीज हैं, फ्रिक्शन का जो भी इफेक्ट है उसको नलिफाई कर देते हैं, कि अज्यूम करते हैं कि एक वैक्यूम के अंदर वो चीज हो रही है। तो यहाँ पर भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले रहे हैं ताकि सिंपल होकर चीजें हमारे पास आ जाए। तो हमने क्या कंसिडर करी, एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये मैंने गलत बना दिया था, एक होगा वी आई जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, एक होगा वी एफ जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई which changes to final velocity, which changes to final velocity। क्या है फाइनल वेलोसिटी? vf। क्या है फाइनल वेलोसिटी? vf during the time, during the time t कहते हैं उसको। s का जिक्र हमने नहीं किया क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम s को नहीं देख रहे, डिस्टेंस को खाते में नहीं ला रहे, तो s के बारे में लिखना जरूरी इस बार नहीं है। तो आपने समझ लिया होगा, ये जो एक वर्डिंग हम लिखते हैं क्वेश्चन को, डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसकी डायग्राम का भी अंदाजा है, डायग्राम का अंदाजा है तो आप खुद से अपनी तरफ से जो है उसकी इनिशियल वर्डिंग है खुद लिख सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक बॉडी को कंसीडर किया, हमने लिख दिया, एक कंसीडर कर रहे हैं एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, वो लिख दिया हमने। हमने बोला इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है जो कि चेंज हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी में वी आई और वी एफ, और एक टाइम इंटरवल इसको लगेगा इस सारे काम को होने में, तो उसको हमने टाइम कह दिया टी। और जबकि इस टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा एस। एस हम यूज कर लेते लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एस की कोई जरूरत नहीं है, तो वो हम देख लेंगे अभी। चलिए अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, वैसे नोट्स में मौजूद है ये, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब इसकी हम कर लेते हैं। आपको एक बात पता होगी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम। ये होती है हमारी एक्सेलरेशन, ये होती है हमारी क्या? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? वी आई से वी एफ हो गया है, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, और यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगी।
ये टी को वहां ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये ए टी हो जाएगा और ये वी एफ माइनस वी आई। तो इसके जरिए हमने फाइनल वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन तैयार कर ली कि फाइनल वेलोसिटी बराबर है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इससे हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें ना तो डिस्टेंस की कुछ जरूरत है, हमें चाहिए सिर्फ टाइम, उसकी एक्सेलरेशन इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी, उससे हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। डायग्राम वही बनेगी। अब हम देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखी थी, जो कि लफाजी की थी, वही रहेगी। बस एक बीच में पॉइंट आ जाएगा कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एस से डिनोट किया गया है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा उस फर्स्ट इक्वेशन वाली में, बाकी सब सेम रहेगा। अच्छा, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी कि आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है। हम बताएंगे भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी लो, उसमें इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करो और डिवाइड कर दो उसको 2 से, तो हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ गई। सिंस आपने अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकाली थी, वी एफ की वैल्यू, जो कि क्या आई थी, वी आई प्लस ए टी। तो उसको पुट कर देते हैं हम अपनी इक्वेशन के अंदर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई। हमारे पास क्या आ गई, v की एक वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी कि v जो है वो बराबर हो जाएगा 2vi के, 2vi प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। अब मैं 2 को अगर उधर ले जाऊं, ये एक काम कर सकते हैं हम सिंपली कि इसको तोड़ देते हैं कि 2vi अपॉन 2 एक चीज बन गई, जबकि ए टी अपॉन 2 एक चीज बन गई। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया वी आई प्लस, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, हाफ ए टी। ये v के बराबर है, ये v के बराबर है, ये v के बराबर है। अच्छा, आगे का जो हिस्सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है जी, हाफ ऑफ ए टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन आपको याद होगा कि आपकी वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के, तो उस हिसाब से ये जो v है ये s अपॉन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। s अपॉन टी इक्वल्स वी आई प्लस हाफ ए टी। टी वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका अफेक्ट ये पड़ेगा कि दोनों जो नंबर हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये वी आई टी हो जाएगा प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये t जो है जब वहां गया तो वो vi से भी मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरा जो फैक्टर था, दूसरी जो वैल्यू थी at, उससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और फाइनली हमारे पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस, उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी, हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगी और टाइम पीरियड चाहिए होगा। इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसमें ये भी याद रखने वाली बात है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आएगी कि आपको टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बगैर भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसमें आपको टाइम की भी जरूरत पड़ रही है। खैर, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। अब आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम वही चीज रखेंगे कि कंसीडर करो एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ,
उसने डिस्टेंस s कवर किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, फाइनल जो है vf है और टाइम टेकन जो है वो t है। सेम चीजें लिखी जाएंगी जैसे हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखी थी। अब यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे कि आपको पता है सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कि vf बराबर होता है vi प्लस at। अगर मैं कर दूं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दूं तो ये तो हो जाएगा vf का स्क्वायर, इसके ऊपर लग जाएगा ब्रैकेट में vi प्लस at का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आती है बात। इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं मजीद, तो वो हो जाएगा vi होल स्क्वायर प्लस 2vi इंटू at प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे था हमारे पास vf स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आती है बात? जी बिल्कुल समझ आती है बात। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने इसमें डिस्टेंस को किसी तरीके से लेकर आना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह इसको बनाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 2a को कॉमन ले लें। अगर हम अच्छा जी, तो अगर हम इसमें से 2a को कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से 2a को कॉमन ले लें, फॉर एग्जांपल vi स्क्वायर है प्लस 2a कॉमन आ गया, तो बचा क्या वहां पे, vi t प्लस a के बाहर जा चुका है तो a के t स्क्वायर, और 2 यहाँ नहीं था तो फिर मुझे एक 2 भी लगाना पड़ेगा, हाफ a t स्क्वायर। आपने एक पैटर्न देखा होगा, जब हमने 2a को कॉमन ले लिया तो ये किसी चीज से बराबर है, ये भी हमने पढ़ा था। ये जो फैक्टर है ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि बराबर होता है डिस्टेंस के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, vi स्क्वायर प्लस 2as और vf स्क्वायर यहाँ पे था। इन दी एट एंड ऑफ द डे आप इस फॉर्मूले की यूं लिख सकते हैं कि 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये आपकी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जो न्यूटन साहब ने दी थी। इसमें देखें आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपको टाइम की कोई जरूरत नहीं है, इसमें टी के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन मालूम हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम हो तो हम उससे जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हालांकि हमारे पास टाइम कवर्ड नहीं था। तो ये थी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं अपने कुछ वो हैं एग्जांपल्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उन पे चलते हैं। अच्छा जी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम पहली एग्जांपल देख रहे हैं वो है वर्क एग्जांपल 5 आपकी बुक में, वर्क एग्जांपल नंबर 5। आइए इसका डेटा बना लेते हैं, कह रहे कार जो है एक रोड पे मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जब उस पे ब्रेक अप्लाई किया गया उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन दी हुई है। कह रहा 30 मीटर पर सेकंड थी, हम गए इनिशियल वेलोसिटी पे, वो थी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है जी, समझ आती है बात है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हम रेस्ट में आएंगे तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है जी, हमें मालूम करना है डिस्टेंस। एक चीज उसने हमें दी है कि एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, उसने ब्रेक अप्लाई किया है उसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है 6 मिनट पर सेकंड के हिसाब से, 6 मिनट पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज में है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको याद होगा वो होती है डिसेलरेशन, डिसेलरेशन दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब फॉर्मूला क्या लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमने देखा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से कम हो रही है। अब कौन सी इक्वेशन लगाएं, पहली इक्वेशन, उसमें तो एस हमें जो मालूम करना है वो होता ही नहीं है,
दूसरी और तीसरी रह गई। दूसरी वाली में टाइम का होना जरूरी है, टाइम एक फैक्टर उसमें जरूरी है, ये भी नहीं चल सकती। बची थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों, याद करो। थर्ड इक्वेशन थी 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, यही थी बच्चों, यही थी, हाँ या ना, यही थी भाई। 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। फॉर्मूले में चीजें पुट कर देंगे, s तो मालूम करना है, vf क्या है, vf है 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है जी। और 2a वहां चला गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6, ठीक है जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो फैक्टर आएगा वो होगा -900 डिवाइडेड बाय -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड आया वो हमारे पास आ गया 75 मीटर। 75 मीटर का डिस्टेंस मजीद कवर करेगी रुकने से पहले एक बॉडी। ये बात हमें समझ में आई। इसमें था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। फाइनल क्या है, क्योंकि रेस्ट में आना है हमें, तो फाइनली हमें 0 पे आ जाना है, तो vf जो है हमारा 0 हो गया। s हमने मालूम करना था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्सीलरेशन। जहां भी आप वर्ड देख लो कि वेलोसिटी को एक रेट से डिक्रीज किया जा रहा है या इंक्रीज किया जा रहा है, आपको पता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज व्हाट, एक्सीलरेशन। तो वो एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन हो गई, हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया क्योंकि डिक्रीज कर रही है हमारी वेलोसिटी को, ठीक है जी। ये था वर्ब एग्जांपल 5। अब चलते हैं वर्ब एग्जांपल 6 के ऊपर। अच्छा जी, तो हम आ गए वर्ब एग्जांपल 6 पे, नेक्स्ट पेज पे। ये तेरा एक मोटरसाइकिल है, 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू से एक्सेलरेट कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगले 10 सेकंड में। तो इसमें हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 40 मीटर पर सेकंड, इस रफ्तार से जा रहा था, ठीक है जी। उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकंड में कहां तक पहुंचेगा, तो 10 सेकंड टाइम हो गया आपके पास। मालूम करना है डिस्टेंस, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। पहले फॉर्मूले में तो एस आता ही नहीं है, पहले लॉ में पहले इक्वेशन में तो एफ आता है, एस आता ही नहीं है। दूसरी और तीसरी रह गई, डिस्टेंस मालूम करना है। पहली वाली में सॉरी लास्ट वाली में टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ टाइम दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को यूज करके देखते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम बोले भाई नहीं है। तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है हमारे पास, ए भी है, आराम से हो जाएगा। तो वी आई टी, वी आई है हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय 10, टाइम है प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। तो हमारा जो डिस्टेंस निकला, हमारा जो डिस्टेंस निकला वो निकला 800 मीटर्स का, 800 मीटर्स का। सवाल क्या था, सवाल था कि कितना अगले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा अगर इसी रेट से यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे, जितने रेट से ये दे रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, इतने रेट से वो आगे बढ़ा रहा था और टाइम इतना लगा, तो डिस्टेंस अगले 10 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो हमने बताया कि वो 800 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, यही जो हमने अभी इक्वेशंस पढ़ी थी 3। तो अगर ये सारा सिनेरियो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ग्रेविटी मौजूद हो, जहाँ पे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ रही हो, तो हमने पहले लिख लेते हैं हमारे फॉर्मूले क्या थे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी, क्या थी भाई, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। दूसरी इक्वेशन थी कि डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन जो थी हमारी वो थी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब जब हम मोशन को अंडर ग्रेविटी देखते हैं कि मोशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। आपने एक मार्कर था उसको ऊपर उछाला, ऊपर उछलने के बाद वो नीचे जमीन पे वापस आया, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी उसका मोशन है, ये उसका ड्यू टू ग्रेविटी एक मोशन चल रहा है। कुछ नहीं करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में। जब भी कोई सवाल है हमने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो डिस्टेंस कवर्ड है ना, जो हमने अभी डिस्टेंस कवर्ड एस पढ़ा था, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हाइट में। और जो एक्सेलरेशन हमने पढ़ी थी उसको हम कंसिडर करेंगे जी में, जो कि ग्रेविटी को शो करता है। तो आपकी नई इक्वेशंस क्या बन गई? आपकी नई इक्वेशंस बन जाएंगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी Vf इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, ए की जगह जी आ गया। दूसरी इक्वेशन हाइट इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन 2ah इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ s की जगह h रख दिया है और a की जगह g रख दिया है। ये काम हमने इसमें किया है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। अच्छा, इसी के साथ इसकी एक वर्क एग्जांपल नंबर 7 है, वो देख लेते हैं। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। इसकी वर्क एग्जांपल दी हुई है, वो देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज जो है कॉपी कर ली होगी। अच्छा जी, ये है वर्क एग्जांपल 7। वर्क एग्जांपल नंबर 7। डेटा बना लेते हैं सबसे पहले, तो इसका डेटा बना लेते हैं। क्या रहा है? कह रहा है एक बॉल है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई, ऊपर फेंकी गई। किस वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बॉल जो है स्लो डाउन हो रही होगी ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी ऑन इट, सही बात है, और वापसी अर्थ की तरफ आएगी। कह रहा टाइम फाइंड आउट करो जो बॉल को लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो हमें पता चल गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 12 मीटर पर सेकंड है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 12 मीटर पर सेकंड है, और ऊपर तक पहुंचना है इसको। तो ऊपर तक पहुंचने के लिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये रेस्ट पे चला जाएगा, ना ऊपर जा रहा होगा ना नीचे। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। अब आपने सॉरी, ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खींचती है। आपने उसके अगेंस्ट काम किया, आपने उसके अगेंस्ट काम किया है। जब आप उसके अगेंस्ट काम करते हो, ग्रेविटी की जो डायरेक्शन थी वो नीचे थी एक्सीलरेशन की, हमने उसके अगेंस्ट काम किया। तो ए बोलो या जी बोलो, जी साथ सही वर्ड है। जी हो गया नेगेटिव 9.8, जो है कांस्टेंट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप राउंड फिगर 10 भी ले सकते हो, लेकिन हम 9.8 ही ले रहे हैं। या जैसे बुक 10 ही कंसिडर कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कि नेगेटिव इंपॉर्टेंट वर्ड था नेगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट काम किया है आपने। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जांपल टाइम की, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ग्रेविटी है, ना डिस्टेंस चाहिए हमें ना कुछ चाहिए। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस GT। ये थी पहली इक्वेशन। अब इसमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, तो टी तो आराम से निकल जाएगा। Vf क्या है? वो है 0। Vi है 12 प्लस 10 इंटू टी। 10 टी को ये रहने देते हैं, 12 को माइनस देंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये 10 टी हो गया। और टी जो है आपका फाइनली नेगेटिव में निकल कर आएगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, यहाँ ये माइनस हो जाएगा।
उसकी वजह से ये हो गया -10t। 10t को वहां भेजा तो 10t हो गया, सही है। और 12 यहीं रहा। हम सही कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल ये है जीटी, ये हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 12 -10 हो गया जीटी की वजह से। टी जो है सही कर रहे हैं। तो टी जो है 12/10 टाइम हमें लगेगा। कितना होता है 12/10? 1.2 आई थिंक, हाँ 1.2 होता है। तो हमारा टाइम जो लगा 1.2 सेकेंड्स, हमें इतना टाइम लगा एक बॉल को उसकी मैक्सिमम हाइट तक ले जाने में। हमें नहीं पता उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हमें बस उसने दे दिया कि इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से फेंका उसने, ऊपर जाके रेस्ट की मोशन की प्रॉपर्टी में आ जाएगी तो जीरो हो गया। ग्रेविटी इसको खींच रही है नेगेटिवली क्योंकि उसके अगेंस्ट काम हुआ है तो नेगेटिव हो गया। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और इजीली टी 1.2 सेकंड्स कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल नंबर 7 भी समझ आ गई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 भी थ्योरी और सब कुछ वाइज एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर लिया है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 के स्ट्रक्चर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देखेंगे इंशाल्लाह और रैप अप कर देंगे इस चैप्टर को। इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 भी हो जाएगा काइनेमेटिक्स का। फिर हम शुरू करेंगे डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया था, थ्योरी के पार्ट तक कुछ एग्जांपल्स थी वो भी देख ली थी। आज जो हमारा एजेंडा है वो इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज और कुछ न्यूमेरिकल्स जो टेक्स्ट बुक में दिए वो करना हमारा एजेंडा है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। अच्छा जी, तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज हैं जो टेक्स्ट बुक में है। पेज नंबर है 56। पहला जो एमसीक्यू है वो कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी के साथ जो है हमें दो चीजें मिलती हैं, एक में डैश दिया हुआ एक में सूटेबल यूनिट। हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है एक सूटेबल यूनिट। तो इसका आंसर ए होगा मैग्नीट्यूड। पहले का आंसर हो गया ए मैग्नीट्यूड। दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसके बाद एक खास चीज होती है वो होती है डायरेक्शन। तो इसका आंसर होगा बी बी डायरेक्शन। तीसरा देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है? मास और टाइम हमें पता है एक स्केलर क्वांटिटी है, इनकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है वेट जो है, वेट भी आपका बी है, बी। चौथा, इनमें से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी है? टाइम, फोर्स, वेलोसिटी। वेलोसिटी और फोर्स में तो आपको डायरेक्शन देना जरूरी है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस को एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बी आंसर होगा फिफ्थ का। सिक्स्थ का देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा बी ms-2। ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उसको ms-2 भी लिख सकते हैं। नंबर 7 है ऐसे वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो है आपका मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका आंसर होगा बी मीटर पर सेकंड। ठीक है। और लास्ट जो एमसीक्यू हमारे पास कह रहा है कि सबसे छोटा डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान जो होता है वो क्या कहलाता है? वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये भी हमें पता है, सी आंसर है इसका, डिस्प्लेसमेंट। ये थी वो 8 एमसीक्यूज जो आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड थी, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद थी। अगर फर्दर आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की तो आदम जी का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे ऑनलाइन एमसीक्यूज भी मौजूद होते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये मोर देन इनफ है, जब हम पास पेपर्स देखेंगे तो कुछ एमसीक्यूज वहां से भी हमारे पास गैदर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं अपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स है हमारे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, उनको देखते हैं।
चलिए पहला न्यूमेरिकल आ रहा है टाइप्स ऑफ मोशन के सेक्शन में। टाइप्स ऑफ मोशन का जो सेक्शन है उसके अंदर है ये डी, उसका डी पार्ट है। उसका डेटा बना लेते हैं। डेटा कह रहा है भाई एक कैलकुलेट करनी है हमें एक्सीलरेशन एक बस की। सही है जी, एक्सीलरेशन क्वेश्चन मार्क मालूम करनी है। ठीक है, जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड चली गई है। इनिशियल वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकंड में था, जो कि अब बढ़ के फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है जी, कह रहा टाइम जो इस वेलोसिटी को पहुंचने में लगा वो लगी 8 सेकंड। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है, हमें किसी तरीके से एक्सेलरेशन निकालनी है और जबकि ये चीज़ें मौजूद है तो इसका आसान सा सॉल्यूशन है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इस चेंज इन वेलोसिटी को मैं vf माइनस vi ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब तो बस सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो गया ये 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय t इज 8 सेकंड्स। तो ये आपके पास एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एक सूटेबल यूनिट के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं अपने नोट्स में भी देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या था। मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं तो साइड बाय साइड में नोट्स भी खोल लेता हूँ। अगर नोट्स में आपको जो है सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप कहीं पे राइट नहीं कर रहे, सिर्फ समझने पे ध्यान लगा रहे हैं तो उससे भी कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको सॉल्व्ड आंसर भी मिल ही जाएंगे। ठीक है जी, चलिए इसमें है हमारे पास। अच्छा ये जब हमने किया इससे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। ये था टाइप्स ऑफ मोशन का पहला सवाल। ठीक है जी, अब जो अगला सवाल आ रहा है वो देख लेते हैं। वो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। वो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। देखते हैं, ये आई होप कि आपने उतार लिया हो या नहीं भी उतारा है तो आप नोट से रेफर कर लेंगे। आप नोट से, मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी के अंदर हमने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि एज अ थ्योरी आते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक से ये न्यूमेरिकल है, पार्ट ए है। इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट ए क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इक्वेशन ऑफ मोशन का ए है, हमें मिल गया। कह रहा है एक बस है जो कि एक रोड पे ट्रेवल कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के उससे। फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर 6 सेकंड्स। अच्छा जी, तो वो इनिशियली जो है vi 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। इधर हम डेटा बना रहे हैं, अगर अपना डेटा बना रहे हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। उसकी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है आपका लगभग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसकी एक्सेलरेशन दी गई है। टाइम दिया है 6 सेकंड्स, 6 सेकंड आपके पास टाइम है। जबकि आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी। आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखा जाए तो पहली इक्वेशन थी कि vf, जिससे vf निकलता है सिंपली कि आप सॉल्यूशन में एक इक्वेशन नंबर 1 जो है मोशन की कुछ यूं है कि vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। तो सिंपली हम vf निकाल लेंगे वैल्यूज पुट करके। vi जो है यहाँ पे 15 है, प्लस a जो है हमारा 5 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है हमारा 6 है। इसको जो आंसर आएगा उसको मीटर पर सेकंड करके फाइनल वेलोसिटी घोषित कर दिया जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं अपने नोट से इसका आंसर निकाल लेता हूँ। आंसर है 45 मीटर पर सेकंड। 45 मीटर पर सेकंड की फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का ही एक क्वेश्चन है बी, उसको भी देख लेते हैं। उसको भी जरा देख लेते हैं। डेटा वैसे ही बनेगा, डेटा जो है वो वैसे ही बनेगा। आप समझने पर गौर करेंगे,
हम कैसे भी इसी इक्वेशन का फैसला कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को यूज करना है वो सीखिए। अच्छा, अब ये है पार्ट बी, क्वेश्चन खोल लेते हैं। इसका बी पार्ट है, उसमें कह रहा है एक गाड़ी जो है रेस्ट से मूव करना शुरू हुई है, रेस्ट से कोई चीज भी मूव करना शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लग रहा है। हमने कहा भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। कह रहा है टाइम बताओ 50 मीटर डिस्टेंस के लिए, तो 50 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया और वो कह रहा है टी बता दो हमें कि टाइम कितना लगेगा। अब हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं उसमें डिस्टेंस का जिक्र दो इक्वेशंस में आता है, सेकंड वाली और थर्ड वाली, ठीक है। और हमें इसमें टाइम निकालना है तो सेकंड वाली सूटेबल रहेगी। आपको याद होगा वो इसमें जो है, क्योंकि तीसरी वाली में हमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए होती है, वो नहीं है हमारे पास। हमारे पास टाइम है, टाइम में निकालना है, एक्सीलरेशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू, एज पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एज पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस जो है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। डिस्टेंस हमें पता है 50 मीटर्स है, वी आई जो है 0 है, टी से मल्टीप्लाई होगी टी खत्म हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ए जो है 5 है मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है टाइम का स्क्वायर है, ठीक है जी। इसका हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा टी का। जो टी का आंसर होगा वो होगा सेकंड्स के अंदर। अच्छा जी, क्या आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। इसमें आगे चल के हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आ रहा है 4.47 सेकंड्स, 4.47 सेकंड्स। कुछ भी नहीं करना है हमने, टी ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 50 मौजूद है, सारी चीजों को उस तरफ भेजेंगे, टी स्क्वायर को अकेला कर देंगे, टी स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे और फिर आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो टी का आंसर आएगा 4.47 सेकंड। ये बेसिक मैथ है, ये इंशाल्लाह इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अगले सवाल में चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो चीज हमारे पास है वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो रहा है, एक फ्री फॉल मोशन जो हो रहा है, उस मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें पहली चीज जो आई मेरे नजर में, इसका पार्ट भी है कि ग्रेविटी को नेगेटिव क्यों लिया जाता है कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। देखें भाई, ये अगर जमीन है, ये अगर जमीन है तो ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो वेक्टर है वो नीचे की तरफ खींच रहा होगा चीज को, सही। ग्रेविटी का वेक्टर नीचे की तरफ खींच रहा होगा, आपने उसके ऑपोजिट काम किया, आपने उसके ऑपोजिट काम किया, एक फोर्स लगाई है, एक फोर्स लगाइए बिल्कुल ही ऑपोजिट। जब वो ऑपोजिट है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इज द रीजन व्हाई, क्योंकि फोर्स जो आपने लगाई और जो ग्रेविटी का फोर्स है वो दोनों जो है वो ऑपोजिट है डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव हमें दिखता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है कह रहा है वाई, नहीं, पार्ट सी है ये इसका, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का। वो पार्ट बी था मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का, अब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक बॉल है, हाइट से ड्रॉप की गई है 50 मीटर की हाइट, मतलब एस जिसको हम एच कहेंगे यहाँ, 50 मीटर की हाइट से फेंकी गई है। वी आई इसकी 0 होगी क्योंकि वो शुरू में ये रेस्ट में थी, फिर फेंका गया। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कि लगने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी। बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितनी थी, और हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में ग्रेविटी को अब उसी के लेवल पे फेंका गया है।
जिस नीचे बुला रही है तो नीचे ही फेंका गया है, तो सेम लाइन में फोर्सेस है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। और कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम इसकी राउंड फिगर ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इसको केटर करे, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही हो, फाइनल वेलोसिटी भी आ रही हो, एक्सीलरेशन जो कि जी है वो भी आ रहा हो, और हाइट जो है वो भी आ रही हो। तो मेरे मुताबिक थर्ड इक्वेशन जो है वो ये काम कर सकती है। सेकंड में मसला क्या है, सेकंड में मसला ये कि एस तो हमारे पास मौजूद है, उसका तो कोई मसला नहीं। बाकी वी आई टी, टी हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है, उसमें टाइम की जरूरत पड़ती है, हमें हमें इन्होंने टाइम निकाल कर नहीं दिया है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2gh इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे ए एस होता था, ए जो है जी बन गया, एच जो है एस जो है वो एच बन गया है। तो 2 × 10 × 50 मीटर्स इक्वल वी एफ स्क्वायर का आपको निकालना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। तो सब कुछ इस तरफ आ जाएगा, वी एफ अगर मैं रूट भी ले लूँ तो अंडर रूट 210 20 25 2500 आएगा। सिंपल मैथ तो आनी चाहिए सबको यार, मुझे नहीं आ रही, बड़ी बुरी बात है। खैर, अब इतने सारे टूल्स निकल गए, आपको याद रखने की जरूरत हो रही नहीं है, इसलिए मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर लेकर आया। अच्छा जी, तो पता है क्या चला हमें, एक अंडर रूट में 2 × 10 × 50 मौजूद है। इसका आंसर आया 31.6। स्क्वायर रूट ले लिया तो मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ कि बी एफ का हो जाएगा 31.6 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये चीज समझ आई हो, ये इक्वेशन आप सॉल्व कर पा रहे हो। मैं करके भी दिखा देता हूँ ये हो गया। 1000 हो गया, ये फिगर क्या होती है, ये ये फिगर हो गई 1000 इक्वल्स वी एफ स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट 1000 हो जाएगा, और ये फिलहाल वी एफ हो जाएगा। इसका जब रूट निकालेंगे तो वो 31.6 आएगा। निकाल के देख लें, 1000 का रूट आता है 31.6 है। चलिए, ये हमारा सवाल हुआ। ये था हमारा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन नंबर सी। अब हम उसको करने जा रहे हैं डी। अच्छा, अब हम कर रहे हैं, ये था सी, ये क्वेश्चन था मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का सी। अब जो हम करने जा रहे हैं वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का डी करने जा रहे हैं। हम डी करने जा रहे हैं। अच्छा जी, डी में कहता क्या है भाई, ये है डी। इसका डेटा बना लेते हैं पहले। कह रहा है अगर एक बॉडी को ऊपर फेंका जाए, थ्रोन अप अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट मालूम करो जो कि रीच कर सकती है वो बॉडी। सिंपल है कि किस स्पीड से रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने फेंकी थी वर्टिकली 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं जाकर ऊपर रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये बात समझ आती है बच्चों। जब फेंकेंगे उस वक्त आपने फोर्स, आपने जो है जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से एक वेलोसिटी आएगी ऊपर की तरफ। इनिशियली एक वेलोसिटी होगी, लेकिन जैसे पॉइंट हाईएस्ट मार्क रीच होता है तो एक छोटा सा इंटरवल टाइम आता है जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो रुकता है, ऊपर जाके एक जगह ऐसी आती है जहां पे वो, फॉर एग्जांपल यहां से मैंने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ऊपर जाते जाते 0 होती गई। एक पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये vf के बराबर होगी, ये vf के बराबर होगी। आई होप आपको बात समझ आई हो। ठीक है, तो vf इस तरीके से 0 है हमारा। कह रहा है मैक्सिमम हाइट मालूम करके दो, h कह रहा है मैक्सिमम हाइट मालूम करके दो। और आपको जैसे पता है ये जो फ्री फॉल मोशन के
क्वेश्चन होते हैं कि बॉल ऊपर से फेंकी, नीचे से फेंकी, डिस्टेंस निकाल दो, टाइम निकाल दो, इसमें एक्सेलरेशन नहीं दी जाती आपको, क्योंकि ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है, ड्यू टू ग्रेविटी चल रहा है, तो एक्सेलरेशन आपको पता होनी चाहिए, जी होगी और नेगेटिव होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों भाई नेगेटिव क्यों होगी? नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि आप अगेंस्ट एक्सेलरेशन के काम कर रहे हो, आप ऑपोजिट में काम कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव होगी ग्रेविटी। अब हमें निकालनी है क्या? हाइट। दो इक्वेशंस मौजूद है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। क्या हमारे पास टाइम मौजूद है? हमने टाइम देखा नहीं जी, टाइम मौजूद नहीं है, तो टाइम से तो नहीं कर सकते, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना पड़ेगा, जो कि है 2gh, 2as होता है तो 2gh हो गया, और vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, 2 इंटू नेगेटिव 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट तो मालूम करनी है, इक्वल्स vf स्क्वायर जो कि 0 का स्क्वायर होगा माइनस 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 20h इक्वल्स 50 का स्क्वायर क्या होता है? 50 का स्क्वायर 2500, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 2500, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 20, तो 2500 डिवाइड बाय 20 कितना होता है? 125। तो मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगी ये बॉल, वो है 125 मीटर्स। ये है मैक्सिमम पॉइंट अगर इस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए और ग्रेविटी को 10 लिया जाए, अगर इससे हमें पता चलेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई पे। क्वेश्चन नंबर ई पे जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। ये भी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही सवाल है। आप आराम से ये सारे न्यूमेरिकल्स करें, अपने दिमाग में बिठाएं। मैं तो सॉल्व करने के बाद फौरन अगले वाले में चला जाता हूँ, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज़ कैसे हुई, डेटा किस तरीके से बनाया गया, कैसे हमें पता चला हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए इक्वेशंस, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई कर सके कहीं पे। तो वो जो 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल टापो टाप, ताकि आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकें। न्यूमेरिकल जो है फ्री के नंबर होते हैं, कम टाइम कंज्यूम करते हैं, ज्यादा रिटर्न देते हैं, मतलब उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं लेकिन सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो बेस्ट सवाल होता है, आपका टाइम भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी ले पाएंगे। चलें अगला सवाल देखते हैं। अच्छा जी, तो ये है मोशन का ई, डेटा बना लेते हैं। कह रहा है एक बॉल जो है फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, 70 मीटर की हाइट से एक बॉल नीचे गिर गई, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उस बॉल को? तो हाइट जो हमें दी हुई है वो दी हुई है, हाइट जो दी है वो दी है 70 मीटर्स की। कह रहा है कितना टाइम लगेगा, तो टी जो है हमारा, हमें टी जो है मालूम करना है। फ्री फॉल का सवाल है, तो ग्रेविटी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि विद दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ऑपोजिट नहीं है तो पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, उसके बाद वो पूछता है हमसे ऊपर से गिरी है, तो जब ऊपर से गिरी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी जब वो बिल्कुल नीचे पहुंची वो भी अननोन है, वो भी अननोन है। अब हम एक फॉर्मूला लगाएं अगर 2gh का, यानी 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो हमारे पास vf मौजूद नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो उसमें हमें क्या चाहिए था? s चाहिए होता है, vi चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, और एक्सेलरेशन है, और t का स्क्वायर है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज
कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक आपका एस जो कि एच हो जाएगा वो बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ टी स्क्वायर। जी की एक जगह जी आ गया, टी स्क्वायर। एच क्या है जी 70 है, वेलोसिटी 1 है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय टी मालूम नहीं है, 0 ही हो गया ऐसे भी। वो हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। होप आपको नजर आ रहा है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये लिखा हुआ 10 टी स्क्वायर। अच्छा 70 यहीं रहा, ये टी तो मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, यहाँ से ये गया तो बचा 10/2 5 टी स्क्वायर। 5 वहाँ जाएगा तो टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 70/5। ये कैसे किया सर? ये इसको नीचे ले गया तो ये डिवाइड में चला गया 70/5, फिर टी स्क्वायर खाली था तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ से, तो टी स्क्वायर हट गया और ये रूट आ गया। तो फिर एंड में टी की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी 70/5, वो आएगी 70/5, 3.75। इतना टाइम लगेगा उस बॉडी को नीचे तक लास्ट पॉइंट पे पहुंचने तक, 3.75 सेकेंड्स। अच्छा जी, अब मैं अपने नोट्स में देख लूँ कि मैंने सारे कवर करवा दिए हैं न्यूमेरिकल्स। नोट्स देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, सही किया है। अच्छा जी, तो इसकी वजह से ये हमने न्यूमेरिकल्स जो है कर लिए हैं। हम आगे चल के पास्ट पेपर्स की भी न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, अभी नहीं, जब सारे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम जो है पास्ट पेपर्स को टच करेंगे, फिर हम पास्ट पेपर्स को भी टच करेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी जो है हम टॉपिक के ऊपर ही रह रहे हैं। तो एक मुबारकबाद देनी चाहिए हमें, मुबारक हो, कंप्लीट हो गया हमारा कंप्लीशन ऑफ काइनेमेटिक्स का चैप्टर, फिजिक्स क्लास 9 काइनेमेटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने और हमने मेहनत की है, इंशाल्लाह आपको ये बात जो है, जो भी बातें शेयर हुई यहाँ पे आपको याद रहेगी पेपर्स तक, पेपर्स के बाद भी। और लाइक कर लें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगले चैप्टर्स भी आपके पास इसी तरीके से इसी मोटिवेशन के साथ ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।